कौन ऑफ एक्सपीरियंस हो गया ना। ठीक, उससे पहले क्या लिखे हैं? ठीक उस हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, अभी ठीक कर देता हूँ। उसका उसने ना जानी लीवर का, अभी ठीक करके देता हूँ। कहता है मैं तो यार बाबा पूरा काला हो गया। कहता है इधर जब आया था तो कौन सा गोरा था। सुने कि नहीं मूवी वो? कौन सी है मूवी? खट्टा मीठा। नमस्ते सर। हाँ सर, आ रहे हैं क्या सर इधर? ठीक ठीक। ये हो गया कोन ऑफ एक्सपीरियंस। इसको सब लोग बना लिए थे, ठीक। और इसके बाद इसमें लिख लिए थे कि जो टॉप है उसमें रीडिंग 10% है और बॉटम पे है सेइंग एंड डूइंग 90% है। क्वेश्चन जैसे कैसे पूछ सकता है, जो एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट है या लर्निंग है वो कोन में जब टॉप पे जाएंगे तो कम रहेगा और जब बॉटम पे आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वो परसेंटेज कुछ ना दे, ठीक। वो ये पूछे कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस जो एगर्सडेल ने दिया, कब दिया? 1960 में। बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा ये 1969, मतलब ये करीब हो गया किसके? 70 के। हो गया कि नहीं? लेकिन अगर ये आपको 1960 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो, वैसे तो ईयर पूछेगा नहीं, मे भी पूछ लेता है, और 1960 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 1969 को सही करिएगा। 1969 में दिया गया ये सही करिएगा, और मॉडिफाई कब किया गया? 89 में। सील ने मॉडिफाइड किया और एगर्सडेल ने दिया। क्लियर है ये? ठीक। इसमें यह है एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया द्वारा कितना प्रतिशत सीखता है। और ये याद रखिएगा ये 2 वीक के बाद का है। ऊपर लिखिएगा आफ्टर 2 वीक, TW को 2 रहेगा, 2 वीक we tends to remember, we tends to remember। मतलब 2 सप्ताह के बाद का है ये ना। ऐसा है कि अभी आप कुछ पढ़ें और अब कहें तो ये गलत लिखा हुआ है, हम तो पढ़ते हैं तो हमें तुरंत 100% अभी याद है। 2 सप्ताह बाद का ये एक्सपेरिमेंट है उनका। जो एगर्सडेल है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर कोई व्यक्ति पहले ये लिख लीजिए तब बताते हैं, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लिख लीजिए। आप नए आए, कहाँ से आए? जौनपुर में कहाँ से आए? बदलापुर में कहाँ से आए? तियरम कहाँ से आए? तियरम क्या नाम? हाँ जान रहे हैं तियरा यार, खुटान का आगे तियरा। क्या क्या नाम है?
सनी साहू कहाँ से किए बीएससी? कलान से। विश्वनाथ सिंह पीजी कॉलेज। इंटर कहाँ से किए हैं? सिंह राजा हरिपाल सिंह से। आप कहाँ से आए? बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। सुल्तानपुर कहाँ से आए? सिटी में कहाँ से? पयागीपुर चौराहा। किधर है घर उससे, चौराहा से? उधर ही तो वो है ना तुम्हारे यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर, नीम के पेड़ के पास, डाकखाने बगल में। क्या नाम है? अनुराग। तो आप प्रॉपर वहीं के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर के ही? केनाई से कर रहे हैं यूजी? लास्ट ईयर है? ठीक। और कोई है नया? नहीं। हाँ, यूपी का कोई जिला नहीं बचा है। नहीं, जौनपुर नहीं, जौनपुर नहीं, इधर जौनपुर, सुल्तानपुर, और इधर आजमगढ़, बस्ती, बलिया, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर सब। और इधर पूर्वांचल में आ जाइए, हाथरस, मेरठ, हापुड़, मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा, औरैया, एटा, मैनपुरी, आगरा सब। एक्सटेंशन है यार, तो प्रसार तो होगा ही। वो नाम है हमारे सब्जेक्ट का, एक्सटेंशन। ये है। पहले बनाइए जल्दी से, जो लोग नहीं बनाए फिर बताते हैं। एक बार यार मैं गया था काउंसलिंग करवाने, जब फर्स्ट ईयर में, मतलब अपियरिंग में था, मैं इंटर पास करके डायरेक्ट गया था। तो अपियरिंग में मैं कैटेड दिया था, तो मेरठ पेपर कराया था। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जैसे अगर कोई ठगा जाता है तो लोग कहते हैं बाल बना दिया। सुने है कि नहीं ये बात? हैं? ये कहावत नहीं जानते कि अगर कोई ठग जाता है तो उसका कहते हैं बाल बना दिया इनका? तो मेरा सही बाल बन गया था वहाँ। मैं गया मेरठ, घर से निकला, बाल मेरे बहुत बड़े बड़े थे। तो देखिए, हमें वहाँ जाके पता याद आया, मतलब हमें ये लगा कि यार हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग अधिकारी वहाँ बैठे होंगे और काउंसलिंग कराने जाएंगे, साला दाढ़ी बाल इतना बड़ा बड़ा है और हड़का दिए तो क्या करेंगे। तो वहाँ जब उतरे मेरठ में, तो आए इधर मोदीपुर के साइड में, तो बेगम ब्रिज पड़ता है एक, बेगम पुल नाम है उसका। बेगम ब्रिज के पास एक दुकान थी वो बाल काटने वाली। गया मैं वहाँ बनवाने, और गलती मैं ये किया, उससे पूछा नहीं कितना पैसा लगेगा। उसने बाल काटा मेरा, और वाश बेसिन में सर भी धुल दिया। बहुत लोग बेसिन लगाए रहते हैं, वो हमसे कहा कि धुल दे भैया। हमने कहा यार हमारे तरफ चलता नहीं। हमने कहा इससे बढ़िया क्या, हमने कहा धुल दो, नहाने की झंझट खत्म हो जाएगा। धुलवा लिए। उस साला हमसे 400 रुपया लिया। हमने कहा भाई यार तुम सही में बाल बना दिए हमारा। तो ऐसा हो आपके साथ भी कभी हुआ होगा, बना लिए ऐसे। यार हम एक बार, हमारे सीनियर, जब फर्स्ट ईयर में मैं आया यहाँ CSA में, तो हमारे सीनियर की PhD हुई थी, तो पार्टी दिए होटल में दिए पार्टी। तो होटल में होता है ना, पैसा कमाने का अलग अलग सिस्टम। पहले स्टार्टर लाते हैं, फिर बीच में क्या, जॉइंट फीडिंग क्या कहते हैं उसको, बीच में जो खाना खाते हैं। स्टार्टर मतलब आप खाना खाने से पहले आपको स्टार्टर देंगे, पनीर और फ्राई करके देते हैं। फिर लास्ट में डेसर्ट देते हैं, डेसर्ट मीठा। हाँ, वो डेजर्ट नहीं है, डेसर्ट है, वो स्पेलिंग उसकी डिफरेंट है। तो पनीर आई। हमने कहा साला इतना दूर लाया है केवल पनीर फ्राई खिलाने के लिए। तो हम खाए अपना, बहुत लोग थे, करीब 15-20 लोग। और अच्छे होटल में अगर आप जाएंगे तो वो लास्ट में एक उसमें कटोरी में गर्म पानी लाते, नींबू स्लाइस करके हाँ। हम यार पहली बार होटल में गए थे, जैसे आया खा के हम बैठे थे, गट कर गए उसको, और सब लोग हंसने लगे। कहे क्या कर दिए? अरे हमने कहा सर नींबू पानी था, पी लिए। हमें पता नहीं यार, पहली बार गए थे। तो कहे वो हाथ धोने के लिए था। हमने कहा यार, तो ये है, मतलब अगर आप अच्छी सोसाइटी नहीं अटेंड करेंगे तो जो ये चीज़ें नहीं जान पाएंगे, और कहीं आपको ह्यूमिलिएट, मतलब आपको ग्लानि फील होगी। अब मैं उसको पी गया, मुझे पता ही नहीं कि साला ऐसा होता है। और एक ये भी है, जिसके साथ ऐसा हो जाता है
जैसे मेरे साथ हो गया सपोज, अब मैं किसी के साथ गया और वो नया है, मुझको पता है कि ये आदमी नहीं जानता है, नहीं नहीं, तो मैं आने से पहले 100 बार बताऊंगा उसको, देखो अभी कटोरी में नींबू पानी आएगा, उसको पीना नहीं, हाथ धुलना है उसमें, आएगा नहीं तब तक 100 बार बता दूंगा, आ जाएगा, देखो कह रहा था आ गया, आ गया, देखो आ गया, पीना नहीं इसको, मतलब मैं ये शो करूंगा कि मुझको पता है तुमको नहीं पता है ना। वो ऐसे जैसे साइकिल चलाने वाला आदमी अगर उसको 4 व्हीलर में जाए तो खाली रास्ता रहेगा तभी पोंपो हारन बजाएगा, वो दिखाएगा कि हम 4 व्हीलर चला रहे हैं। ये सिस्टम, ये लिख लिए, ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस अगस्ट डिल ने 1960 में दिया, सील ने मॉडिफाइड किया, ये आता है, इसको याद रखिएगा। याद ये रखना है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 2 सप्ताह बाद का डेटा दिया है, लिखा हुआ है आफ्टर 2 वीक वी टेंड्स टू रिमेंबर, मतलब 2 सप्ताह बाद हमें किस एक्टिविटी द्वारा कितना प्रतिशत चीज़ें याद रहती हैं। उसमें उन्होंने बताया यदि अगर आप किसी चीज़ की रीडिंग मारते हैं तो 2 सप्ताह बाद 2 वीक्स लेटर वो आपको 10% याद रहेगा, ठीक है। और अगर किसी चीज़ को सुनते हैं तो 2 सप्ताह बाद 20% याद रहेगा। ऐसे ही अगर देखते हैं तो 30%, ऐसे ही अगर आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं, जैसे मूवी, वाचिंग फिल्म, मूवी अगर आपने देखा, या प्रदर्शनी, एग्जीबिशन लगता है ना प्रदर्शनी, तो आप तो जैसे देख के आएंगे तुरंत कहेंगे हमें 100% याद है, लेकिन ये डेटा उन्होंने कब दिया, 2 वीक लेटर, 2 सप्ताह बाद आपको अगर मूवी भी देखे हैं तो वो 50% ही याद होगी, ठीक है। याद का मतलब ये नहीं कि आपको याद हो अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, उसका डायलॉग बोल पाना या उसमें शब्द कहाँ कौन प्रयोग हुई ये सब नहीं याद रहेगा, रहेगा याद नहीं। तो देखेंगे सुनेंगे 50%, यदि आप किसी चीज़ को कहते हैं तो वो 70%, जैसे लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर, सेमिनार होता है ना, ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप, सुने हैं ये सब शब्द की नहीं। या सिंपोजियम होता है, टेबल टॉक होता है, सेमिनार होता है, इन सब में जो आदमी बात करता है आमने सामने, या जो बायलेटरल टॉक होता है, द्विपक्षीय वार्ता, या जो आप देखे होंगे वाद विवाद प्रतियोगिता, सुने हैं कि नहीं, कॉलेजों में होती है, हाँ, डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट, वो सब सेइंग में आएगा, वो आपको कितना प्रतिशत याद रहेगा, 70%, कि हमने क्या बोला था क्या नहीं, 2 वीक बाद। अब आप कहेंगे कि हमें बोलने के बाद तो आदमी को पूरा याद रहेगा कि हमने क्या बोला था। और यदि आप किसी चीज़ को कहते हैं और करते भी हैं तो आपको 90% तक याद रहता है। लेकिन ये नेताओं के केस में 100% झूठ है, वो साले कहते भी हैं, बोलते हैं, करते, लेकिन कुछ नहीं होता, वो सब भूल जाते हैं। जैसे आएंगे बोलेंगे ये पुल शिलान्यास किया 2 साल में चालू हो जाएगा, बोले भी किए भी, और चालू होगा 20 साल बाद, और उसके बाद 10वें साल मतलब 30वें साल में वो गिर जाएगा धड़ाम। सेइंग एंड डूइंग से 90% याद रहेगा। इसमें जानते हैं क्या आएगा, रोल प्लेइंग, जैसे आप नाटक किए हैं सपोज, या जैसे एकांकी, जानते हैं एकांकी होती थी पहले कॉलेजों में, कल्चरल प्रोग्राम में, या फिल्म में कोई एक्टर रोल प्ले करता है, तो वो रोल प्लेइंग सेइंग एंड डूइंग दोनों है, आप कहते भी हैं और ऐसा करते भी हैं, तो रोल प्लेइंग कितना % याद रहेगा, 90%। ये क्लियर हो, इसमें कोई डाउट बताइए, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। नीचे लिख लीजिए 1989 में, हाँ, अरे भाई मॉडिफाइड नहीं लिखा है वो, हमने ये बताया है आपको कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस अगस्ट डिल ने 1960 में दिया, लेकिन बहुत सारी बुक्स में 1969 मिलेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको इसको सही करना है, ये है, ठीक। जैसे अभी पीजीटी में एक प्रश्न आया था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में हुई, लेकिन उसने ऑप्शन दिया था ये 28, वो जो बनाया पेपर इसको पलट दिया उठा के 8 को पीछे कर दिया, 2 को आगे कर, और यही ऑप्शन सही भी किया, गलत तो है लेकिन सही है। तो ऐसे मैं ये कर रहा हूं, अगर 1960 नहीं रहेगा तो 1969 सही करना है आपको, वैसे रहेगा ये, ठीक, अगर आएगा। हाँ? 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। अच्छा चलिए, ठीक, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, मिटा दी इसको,
ठीक, अगली हेडिंग डालिए। इसके बाद क्या लिखाया है? टीचिंग एंड लर्निंग। उसमें कोई दिक्कत है कहीं? ठीक, अगली हेडिंग डालिए। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। ये दिख रहा है कि नहीं यार? एक मिनट रुक जाओ। ये फोन में दिख रहा है कि नहीं इतना ऊपर? हाँ? अरे लाइव नहीं होगा तब भी, जब रिकॉर्ड किसी को देंगे तब दिखना तो चाहिए। कैसे हमें पता चलेगा यार? चलो छोड़ो, जाने दो, थोड़ा नीचे कर देते हैं। लो हेडिंग डालिए, कौन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। डालिए, लिखिए, इसमें लिखिए, लिखिए एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस was given by, extension education process was given by Liggins, J.P. Liggins, in 1967. एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस वाज गिवन बाय लीगन्स इन 1967। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस वाज गिवन बाय लीगन्स इन 1967। लिखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, extension education process involves 5 extension education process involve क्या है भाई बताओ? extension education process involves 5 means 5 extension education process involve 5 इंटररिलेटेड एक्सटेंशन। ये बंद है क्या गेट? इसको खोल दीजिए, थोड़ा खुला है, ठीक। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट स्टेप्स। ब्रैकेट में प्रोसेस और एलिमेंट, ORR और एलिमेंट। हाँ, या तो वो प्रोसेस लिखेगा या स्टेप्स लिखेगा या क्या लिखेगा? एलिमेंट। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस, स्टेप्स और एलिमेंट। इन तीनों शब्दों से कोई एक, अभी मैं लिखूंगा पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन न लीजिए, पहले थोड़ा लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस can be extension education process can be shortly संक्षिप्त रूप से extension education process can be shortly expressed as, extension education process can be shortly expressed as, express means प्रदर्शित करना, दिखाना। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस कैन बी शॉर्टली एक्सप्रेस्ड एज, ये जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखिएगा, कैपिटल SOTLY
ई और शॉर्टर। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, SOTER शॉर्टर। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस कैन बी शॉर्टली एक्सप्रेस्ड एज शॉर्टर। अब मैं बना रहा हूं इसको, ठीक, देखिए ये क्या है। सिचुएशन, यस फॉर क्या है, सिचुएशन। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। टीचिंग, इवैल्यूएशन, रिकंसिडरेशन, इसको बनाइए। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में मिलेगा आपको। फिगर नहीं, अभी पढ़ाएंगे, ये टॉपिक याद रखिएगा जो लिखाए हैं इसको। अभी ये फिगर इससे बना लीजिए जैसे बना हुआ है। और थोड़ा फास्ट बनाइए तो फास्ट पढ़ाएं, फास्ट पढ़ाएं, फास्ट सिलेबस खत्म हो, फास्ट सिलेबस खत्म होगा, फास्ट रिवीजन, काम समाप्त। आप जितनी तेज लिखेंगे हम उतनी जल्दी खत्म कर देंगे। लिख लिए, ठीक। ये देखिए है क्या, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हमको, अभी बना रहे हैं, बनाइए जल्दी। रिकंसिडरेशन, पुनर्वलोकन, रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन, बना लिए सब लोग, ठीक। जैसे मान लीजिए ये एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस शो क्या करता है, ये शो ये करता है कि हमको किसान को कोई बात यदि बतानी होगी तो हम किस तरीके से बताएंगे उसको, ठीक है। ये अगर उसको कुछ पढ़ाना होगा तो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, ठीक, वहाँ पे किसान की समस्या है। जैसे आप कोई एक गांव दे दिया गया और ये कह दिया गया कि इस गांव के किसान की, जैसे नहीं कि एम है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, डबलिंग फार्मर इनकम, किसान की आय को दुगना करना। वादा था 2022 तक दुगना हो जाएगा, 2023 में प्रवेश हो गए और आय क्या हुई, 4 गुना नहीं 34 गुना हो गई। ये है किसान दिन भर रात भर खेत में अपना पड़ा है, वो क्या गाय भैंस भेड़ बकरी हाँक रहा है वहाँ बैठ के, हाँक रहा है कि नहीं। आज 56 गुना बढ़ी, सही आदमी बोला, 56 गुना।
मान लीजिए कोई गांव है और वहां पे ये टास्क दिया आपको कि किसान की आय को बढ़ाना है, ठीक। और वहां मान लीजिए किसान जो है वो धान की खेती करता है, जहां पे गए हैं राइस का बेल्ट है, ठीक है। ये अभी सुनिएगा, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। तो दिक्कत ये है, जहां जो आपको गांव मिला है किसान राइस की खेती करता है और राइस की खेती करता है, आपको टास्क ये है कि उसकी आय को बढ़ाना है, ठीक। आपने सिचुएशन स्टेज में आप क्या करेंगे, जब आप जाएंगे वहां तो ये पता करेंगे, जैसे आपको पता है कि किसान उगाता है राइस की खेती फार्मर करता है, ये क्लियर, ठीक। दूसरा, इनकम बढ़ानी है तो इसका मतलब इनकम कम है, तभी तो बढ़ानी है। और इनकम कम है, राइस की खेती करता है, इसका मतलब अगर इनकम कम है तो मतलब प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है तो इनकम कम है, मतलब है कि नहीं यही, ठीक। अच्छा, इनकम कम है तो मतलब प्रोडक्शन कम है, इनकम बढ़ाना है तो मतलब क्या, प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक ठीक। मान लीजिए आपको सिचुएशन स्टेज में ये पता चला कि जो किसान है उसके यहाँ राइस का जो उत्पादन है वो 20 कुंटल पर हेक्टेयर है, ये ठीक है। और आपने ये देखा, फिर इसी स्टेज में सिचुएशन में ही आप ये पता लगा लेंगे राइस की, तो मानो आपको ये आइडिया है कि राइस की 40 होनी चाहिए, ठीक है, ये आइडिया है आपको 40 होनी चाहिए, लेकिन कितना है 20। तो आप ये पता लगाएंगे 20 कम क्यों है, लगाएंगे कि नहीं, तभी तो बढ़ा पाएंगे। तो मान लीजिए आपको पता चला ये कि किसान जो है वो सीड सही जगह से नहीं लेता है, जैसे फार्मर को सर्टिफाइड सीड होना चाहिए, किस कलर का टैग होता है, ब्लू, ठीक है। जैसे 5 कैटेगरी है ना, न्यूक्लियस ब्रीडर, सर्टिफाइड, फाउंडेशन सर्टिफाइड, और एक और आता है सीड, टीएल सीड, ट्रूथफुल लेबल सीड। तो मान लीजिए आपको पता चल गया कि फार्मर सीड सही नहीं डालता। अच्छा, राइस के लिए क्या क्या चाहिए इनपुट, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, वाटर का रिसोर्स चाहिए। उसके बाद फिर अगर चला जाए यार ना जाइए, ठीक, वाटर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, फर्टिलाइजर हो गया, एग्रो केमिकल्स चाहिए। दुनिया भर की बीमारी लगती कि नहीं लगती, एग्रो केमिकल में क्या चाहिए, जैसे ये एग्रो केमिकल है, एग्रो केमिकल में हमको चाहिए पहले फंजीसाइड, दूसरा चाहिए बैक्टीरिसाइड, इंसेक्टिसाइड चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब चाहिए एग्रो केमिकल में, ठीक। वीडीसाइड चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खरपतवारनाशी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। मान लीजिए ये सारी चीजें किसान के पास हैं, जैसे मान लो सही सीड भी है, फर्टिलाइजर भी है, वाटर भी है, एग्रो केमिकल है, फंजीसाइड, बैक्टीरिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड सब है, ठीक। आप हमको बता सकते हैं राइस में कौन सा वीडीसाइड यूज करते हैं, धान में कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग किया जाता है, आइसोप्रोट्यूरान अगर धान में प्रयोग किया जाता है तो गेहूं में क्या किया जाता है, आइसोप्रोट्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान गेहूं में पेंडामेथिलीन तब यूज करते हैं जब राइस, व्हीट और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग हो। राइस में ब्यूटाक्लोरियम एचेटी यूज करते हैं, मेज में एट्राजिन, सेमेजिन यूज करते हैं, दलहन फसलों में पेंडिमेथिलीन यूज करते हैं, और सोयाबीन के लिए स्पेसिफिक हर्बिसाइड इमजाथाइपर यूज करते हैं कि नहीं, पता है कि नहीं, ठीक। राइस में मान लो वीडीसाइड यूज करते हैं, ब्यूटाक्लोरियम एचेटी, और बैक्टीरिसाइड राइस में जरूरी है कि नहीं, नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं लगती, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नहीं लगती राइस में, बीएलबी ऑफ राइस, तो चाहिए कि नहीं चाहिए, चलो ठीक है। मान लो ये सारे आपको पता चल गए, इतने इनपुट लगेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए हमने ये बताया था 5 स्टेज में आप पूरा करेंगे, शुरू से समझेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो हमारी गलती नहीं रहेगी। हमने आपको बताया एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस से है किसान को कोई चीज़ सिखानी कैसे है, ठीक। अब मान लीजिए किसी गांव में गए हैं, आपको पता चला कि इस गांव में इनकम कम है, और जिस गांव में गए हैं उस गांव की इनकम कम है, वहां का किसान धान की खेती करता है, धान की खेती करता है, अगर इनकम कम है इसका मतलब प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है मतलब इनकम बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाना है। आपको मान लीजिए पता चला प्रोडक्शन 20 कुंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन होना कितना चाहिए, 40 कुंटल, तो 20 कुंटल है, सिचुएशन में पता चल गया, ऑब्जेक्टिव क्या है 40 कुंटल,
मतलब 20 है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम 40 पहुंचाएं उसको। कितना परसेंट, कितना बढ़ाना है हमको? 20। मतलब 20 था और 20 बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 40 हो जाएगा। 20 था, 20 बढ़ाना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? 20 बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? 40 पा जाएंगे कि नहीं? ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्टिव हमारा। टीचिंग में क्या करेंगे? टीचिंग में यही करेंगे, जैसे हमको यहाँ पता चल गया सीड, फर्टिलाइजर, वाटर, एग्रोकेमिकल, फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड, इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड। लास्ट में आ जाएगा नेचुरल क्लाइमेटीज, प्राकृतिक आपदा। जैसे नहीं होता, पता लगा खूब अच्छी क्रॉप है, लास्ट में बारिश हो गई और पूरा डूब गया, तो उस केस में हम क्या फार्मर को एडवाइज करेंगे? अर्ली वैरायटी लगाए, कि बाढ़ आने से पहले काट के पीट के अपना रख लेगा घर में ना। हाँ बताओ। अरे यार, जब कोई काम शुरू ही नहीं हुआ तो फिर उसका क्या मतलब है? तो हाँ, शुरू में जब कोई काम शुरू ही नहीं हुआ तो फिर क्या है? वो तो अंजाम तक तब तो पहुंचेंगे जब शुरुआत होगी। अच्छा देखिए, हमने ये बताया सिचुएशन स्टेज में ये सब आपको पता चल जाएगा कि नहीं? चल जाएगा। तो यही पता चल जाएगा कमी क्या है, चलेगा कि नहीं? अगर इनमें से किसी में कमी रहेगी तो वही टीचिंग में करना है। टीचिंग में क्या करना है? जो कमी रहेगी वही पढ़ा देंगे। जैसे मान लो वो फर्टिलाइजर सही नहीं डाल पाता, या मान लो खैरा डिजीज लग जाती है, या राइस में मान लो H2S की अधिकता से क्या होता है? हाँ, नहीं, H2S की अधिकता से क्या होता है? ब्लास्ट ऑफ पैडी लगता है राइस में, मान लो ब्लास्ट ऑफ पैडी लगता है या बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है, तो यहाँ हमको पता चल जाएगा कि नहीं? चल जाएगा कि नहीं? ठीक। अगर फंगल बैक्टीरियल या फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज या बीडीसाइड, बीड ज़्यादा लग रहे हैं, तो वही हम यहाँ पढ़ा देंगे उसको टीचिंग में, जो वो नहीं कर पा रहा होगा। अच्छा, 40 होनी चाहिए, 20 है, इसका मतलब इसी में कहीं कमी है ना। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन कैटेगरी में नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही बीएससी का कोर्स सही तैयार नहीं है, यही तो मतलब है ना। राइस का प्रोडक्शन 40 होना चाहिए, 20 है, इसका मतलब कमी इसी में है ना। तो हमें सिचुएशन पे कमी पता चल जाएगी कि नहीं? चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी तो टीचिंग में वही पढ़ा देंगे। उसके बाद आ जाएगा इवेल्युएशन, यहाँ आपका काम समाप्त। जैसे यहाँ तक हमने बता दिया कि किसान को क्या क्या करना है, यहाँ पता लगा लिया क्या कमी है, यहाँ हमने गोल सेट कर लिया कि 20 है तो 40 पहुँचाना है, और यहाँ हमने टीचिंग में ये कर दिया कि जो कमी है उसको बता दिया। अब किसान अपना अप्लाई करेगा, ठीक, अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग स्टेज पे इवैल्यूएशन करेंगे। जब काटेगा आप देखेंगे कि 20 था, 20 बढ़ाना था, 40 तक पहुंचाना था, 40 हुआ कि नहीं हुआ? मान लीजिए 30 हुआ, गैप कितने का हुआ? 10 का, 10 क्विंटल का गैप हो गया। या मान लीजिए 35 हुआ तो 5 क्विंटल का गैप हो गया। ठीक, तो इवैल्यूएशन स्टेज में आपको पता चल गया कि 40 पहुंचाना था लेकिन 40 पहुंचा नहीं, 30 पे ही रुक गया, 10 का गैप हो गया। ठीक है, तो फिर रिकंसिडरेशन स्टेज में ये करेंगे, फिर से ये पता लगाएंगे कि उसने कहाँ कमी की जिससे 10 कम रह गया, और जहाँ पे कमी थी जो 10 कम रह गया वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे, दोबारा बताएंगे, और अगली बार क्या होगा वो टारगेट अचीव कर लेगा, 40 हो जाएगा, हमारा काम खत्म, किसान अपना मस्त, उसका इनकम डबल हो जाएगा, कहानी समाप्त। ये है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्लियर होगा। अभी अब देखिए इसके बाद पहला स्टेज हमने लिखाया था आपको सिचुएशन। लिखिएगा, नहीं समझ लीजिए फिर लिखिएगा। ठीक, इधर ही जगह हो तो मैं छोटा लिखूं, ठीक, जिससे ये मिलता रहे। पहला स्टेज हमने लिखा था आपको सिचुएशन। सिचुएशन में आपको ये पता चलेगा व्हाट इज नाउ, व्हाट इज नाउ। अरे यार, मतलब जिस समय किसान के पास गए उसकी स्थिति क्या थी। दूसरा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमें यह है कि व्हाट शुड बी,
व्हाट शुड बी, व्हाट इज नाउ में मतलब क्या था या क्या स्थिति है, तो क्या था 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, ये था। ऑब्जेक्टिव में व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए, 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक। तीसरी स्टेज है टीचिंग। यहां व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, यहां पता चल जाएगा, चलेगा कि नहीं, ठीक। एंड हाउ टू टीच, हाउ टू टीच, ये हाउ टू टीच इसलिए लगा है, किसान है, किसान सब लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो जो पढ़े लिखे होंगे उनके लिए आपको दूसरी सामग्री यूज करनी पड़ेगी, जो इलिटरेट होंगे उनके लिए दूसरी सामग्री यूज करनी पड़ेगी नहीं। जैसे पढ़े लिखे हैं उनको चार्ट, पोस्टर, बैनर, पंपलेट, इसके माध्यम से, बुकलेट, लीफलेट के माध्यम से बता सकते हैं, या बुक दे देंगे छोटी सी, उसमें लिखा रहेगा कैसे कैसे करना है, पढ़ के कर लेंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए आपको पोस्टर चाहिए, पोस्टर पे बना हो कि कैसे कैसे करना है, या चार्ट चाहिए, समझा देंगे ऐसे ऐसे करना है, या शार्ट फिल्म चाहिए, शार्ट फिल्म राइस क्राफ्ट पे बनी हो, छोटी सी फिल्म हो, उसको दिखा देंगे। तो शार्ट ये लिखा है व्हाट टू टीच, मतलब क्या पढ़ाना है। पढ़ाना इसी में से कुछ होगा कि सीड कैसे लेना है, कौन सा लेना है, या फर्टिलाइजर कैसे डालना है, वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, फिर उसके बाद एग्रो केमिकल कौन कौन सी यूज करना है, ये तो हो गया क्या पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है में मतलब कि रिटेन पढ़ाना है, कि वर्बली बताना है, कि वीडियो फिल्म दिखानी है, ठीक है। ये है व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। अगला था इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में है व्हाट शुड बी द रिजल्ट, मतलब हमारा परिणाम क्या रहा, कैसा रिजल्ट आया, जैसा चाहिए था वैसा आया कि नहीं आया, ठीक है, इसमें पता चल जाएगा इवेल्युएशन में। अगला है रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन में है व्हाट नेक्स्ट टू डू, मतलब कि इवेल्युएशन में ये पता चल जाएगा कि जितना टारगेट था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर कमी थी तो फिर आगे क्या करना है, अगर टारगेट पूरा हो गया तभी ये पता चल जाएगा क्या करना है, टारगेट पूरा हो गया तो झोला जम्मल उठा के बंद, सब चले आएंगे अपना, अगर टारगेट नहीं पूरा हुआ तो दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। कोई डाउट, इसको लिखिए, पहले ये तो बना ही लिए हैं, है ना, ये जो पांचों प्रोसेस है उसको ऐसे क्रम से लिख के, ये जो आगे लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए, लिखिए फिर आगे लिखा। हाँ भैया बताओ, व्हाट शुड बी मतलब क्या होना चाहिए, कहाँ, ये जैसे हमें सिचुएशन में पता चल गया था 20 केजी 20 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन है, तो व्हाट इज नाउ में क्या है 20 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ऑब्जेक्टिव में हमने क्या सेट किया था, 20 क्विंटल बढ़ाना है, मतलब 40 क्विंटल करना है, तो वही लिखा है कि ऑब्जेक्टिव में क्या हमने 40 क्विंटल सेट किया, 40 क्विंटल पहुंचाना है। क्लियर है कि नहीं, इसको मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ठीक, इसको लिख लीजिए। स्टेज ये लिख लीजिए 21 में, ये स्टेज लिख लीजिए। इसको याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम का है, ये टॉपिक क्वेश्चन आएंगे इससे। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ये है, ये आपको क्रम से याद रखना है कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप शॉर्टर याद रखेंगे। SOTER, सबसे पहला यस है सिचुएशन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर टीचिंग, फिर इवेल्युएशन और फिर रिकंसिडरेशन।
वो पहले लिख लीजिए, फिर बताते हैं आगे कैसे क्वेश्चन आएगा। लिख लिए भैया? ठीक। इसमें आपको याद रखना है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस लीगन ने 1967 में दिया। एक्सटेंशन एजुकेशन जो प्रोसेस है उसमें 5 स्टेप्स हैं या एलिमेंट या प्रोसेस हैं। पांचों हाँ सर, हाँ हाँ सर, 10 मिनट सर जी। हाँ ठीक, ठीक सर। Extension education process was given by Liggins 1967. It can be shortly expressed as shorter, और it involves 5 interrelated and interdependent steps. ये 3 प्रश्न जरूर याद रखिएगा। शॉर्टर को आपको क्रम से याद रखना है, मीन्स जो प्रोसेस है वो 5 क्रम से है। पहला सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन और रिकंसिडरेशन। ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस का पहला प्रोसेस कौन सा है, या दूसरा कौन सा है, या तीसरा कौन सा है, या चौथा कौन सा है, या पांचवा कौन सा है। या ऐसे पूछेगा which among the following is not extension education process, या which among the following is not related with extension education process, या which among the following is not correct in relation with extension education process। मीन्स एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस कौन सा नहीं है, या एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस कौन सा इसमें से उससे संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन ऐसा देगा जो रिलेट करेगा, एक ऐसा देगा जो रिलेट नहीं करेगा। आप शॉर्टर याद रखेंगे लीगन्स 1967, आपको प्रश्न हो जाएगा। क्लियर? शॉर्टर और लीगन्स 1967, ये 3 चीजें याद रखनी है इसमें जरूर। क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट हो बताइए, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। एक बार इसको पढ़ लीजिए, एक बार इसको पढ़िए, बस 2 मिनट में पढ़िए पूरा, और कोई डाउट हो बताइए, मैं दोबारा बता दूं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार करूँगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आएगा तो मैं तो पल्ला झाड़ दूंगा अपना, हम पढ़ा चुके हैं। हाँ हम्म। हाँ, क्यों नहीं ज़्यादा होगी? हम्म। वो बात नहीं है। पर यूनिट फार्मर की इनकम बढ़ेगी कि नहीं। जैसे मान लो किसान 10 क्विंटल गेहूं या चावल जो भी है उसके यहाँ हुआ, ठीक, और 10 रुपए पर केजी बिक रहा है, और मान लीजिए 10 रुपए पर केजी बिक रहा है और 10 किलो हुआ उसके पास, 10 केजी, तो 100 रुपए का बिका, ठीक। लेकिन उसी जगह पर अगर 20 केजी हुआ और 9 रुपए किलो बिका, सस्ता हुआ, तो कितने का बिकेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अब कोई डाउट? नए हैं, कहाँ से हैं? फतेहपुर। फतेहपुर में कहाँ से? खागा शाखा, इंटर कहाँ से किया है? हाँ, एग्रीकल्चर से। किस, कहाँ से? हाँ, RBS कहाँ पे है? बिंदकी में। बिंदकी तहसील है ना? नहीं, स्टेशन है बिंदकी, तहसील भी है। क्या नाम है? सोहन, सोनल, ठीक। और कोई नया है? ये आप कहाँ से हैं? अच्छा, ये तो पहले से, आप भी पहले से आ रही हैं। ठीक, और कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक, लिखिए, आगे लिखिए।
याद रहेगा ना? ठीक। देखिए इसमें लिखिए, पहला हेडिंग डालिए सिचुएशन। लिखिए दिस इज द, इसके बाद क्लास किसकी है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। लिखिए इट डील्स विथ, कंटिन्यू लिखिए। अगला पॉइंट वाइज लिखिएगा तो याद करने में आसानी होगी। जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, एक ही घसीटते जाते पूरा, हाँ पूरा घसीट रहे हैं, उसी में याद करने में इससे दिक्कत होती है। पॉइंट वाइज रहेगा आपको याद जल्दी होगा। इट डील्स विथ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इट डील्स विथ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, FACTS, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, हाँ फैक्ट्स। इट डील्स विथ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। इट डील्स विथ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। इट डील्स विथ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन जहां लिखे हैं उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए सोशल इकोनॉमिकल, सोशल इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल इकोनॉमिकल, कल्चरल, रिलीजियस, and political, देखिए सोशल और जो इकोनॉमिकल है, इस दोनों को मिला के एक साथ बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक ब्रैकेट में लिखिए, सोशियो इकोनॉमिक, ब्रैकेट में सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर, सोशियो इकोनॉमिक, इसी में आगे ब्रैकेट में कर लीजिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर। कंडीशन ऑफ द फार्मर, ठीक है। आगे लिखिए इन दिस स्टेप एक्सटेंशन वर्कर, इन दिस स्टेप एक्सटेंशन वर्कर ट्राई टू नो, इन दिस स्टेप एक्सटेंशन वर्कर ट्राई टू नो, हाँ ट्राई मीन्स प्रयास करता है। इन दिस स्टेप एक्सटेंशन वर्कर ट्राई टू नो व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, what is the actual problem by involving, what is the actual problem by involving local people, ब्रैकेट में फार्मर, by involving local people, ब्रैकेट में फार्मर, by involving local people, ब्रैकेट में फार्मर, and how it can
and how it can be solved. In the system, farmer wants to know या try to know what is the problem by involving the local people and how it can be solved. जैसे हमने बताया है सिचुएशन स्टेज में देखिए फार्मर सीड, ये एक्सटेंशन वर्कर पता लगाएगा ना, सीड फर्टिलाइजर, वाटर मैनेजमेंट या एग्रो केमिकल फंजी से, इनमें किस में प्रॉब्लम है। जैसे या गांव के लोगों को इन्वॉल्व करेगा, वो पूछेगा, जैसे गांव में लोग होते हैं ना, बता देंगे भैया ये हमारे क्षेत्र में ये बीमारी बहुत लगती है, जैसे कोई बता देगा खैरा बीमारी बहुत लगती है, या तो कोई कह देगा कि नर्सरी हम डालते हैं, नर्सरी जो है पीली पड़ जाती है, बता देगा कि नहीं। तो लोकल पीपल को इन्वॉल्व करेंगे तो एक्चुअल समस्या पता चलेगी। या तो ये बताएगा कि धान हमारे यहाँ लगाते हैं हम लोग, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पानी की शॉर्टेज हो जाती है, एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है। वाटर रिक्वायरमेंट कितना है राइस का? राइस का वाटर रिक्वायरमेंट कितना है? 5000। वो तो 1 kg ड्राई मैटर प्रोडक्शन के लिए है। 800, 900, बढ़ते रहिए, कदमों से कदम मिल, 1500, नहीं, हाँ नहीं, 1200 से 1500 किताब में मिलेगा, किसी किताब में 900 से 1500 मिलेगा, रेंज में दिए रहते हैं डेटा, या 1200 से 1700, लेकिन 12 से 15 के बीच में जो है वो सही है। शुगर केन का कितना है? 1500 से 2500। वीट का 450 से 650, 450 से 650। फ्रूट क्रॉप में सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट किसका है? हाँ, बनाना का ही है। बनाना कैल्सीफ्यूगस प्लांट है। कैल्सीफ्यूगस प्लांट का मतलब है कि एसिडिक कंडीशन चाहिए, मीन्स पीएच कम चाहिए, तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। अच्छा, तो कितना चाहिए वाटर रिक्वायरमेंट बनाना का? कितना है? 200, 2200 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 200 कैसे होगा? 220 होगा, 2200 है तो। चलिए ठीक। तो जैसे हमने बताया ना कि इस स्टेज पे लोकल पीपल को इन्वॉल्व करके वो प्रॉब्लम का पता लगा लेगा। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइजर, एग्रो केमिकल, नेचुरल क्लाइमेटीज, कुछ भी उसको पता चल जाएगा। फिर वो ये प्रयास करेगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये हो गया सिचुएशन स्टेज में। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक, अगला डालिए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की डिफिनेशन क्या है? अब व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? एक्सप्रेशंस ऑफ द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। लिखाया है लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, न याद किया है। बैग में जाइए, देखिए लिखाया है कि नहीं। एक्सप्रेशंस ऑफ द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, जहाँ पे हमने लिखाया है ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स, फंडामेंटल, वर्किंग एंड जनरल। ऑब्जेक्टिव की डिफिनेशन लिखवाया है, ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस ऑफ द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। और उसमें फिर लिखाया फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटेंशन का? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और फिर और लिखा है आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन टू रियलाइज वंस फुलेस्ट पोटेंशियल। मिल गया? इसको लिख लीजिएगा इसमें, फिर आगे लिखाएंगे। ठीक, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत? जो पढ़ा कोई दिक्कत? एक बार फट तो रिवाइज करा देते हैं। कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, एगर्सडेल ने 1960 में दिया, सील ने 1989 में मॉडिफाइड किया। इसमें यह है कि किस एक्टिविटी द्वारा कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत सीखता है। और ये याद रखिएगा, ये 2 वीक बाद का डेटा है।
रीडिंग से 10%, हियरिंग से 20, सीइंग से 30 और सीइंग एंड हियरिंग से 50, सेइंग से 70 और सेइंग एंड डूइंग से 90। ये आप देखिए ऊपर की तरफ जो कोन सभी जानते हैं, कोन की आइसक्रीम खाया होगा। कोन ऊपर नैरो है और नीचे क्या है, ब्रॉड है। तो ये उल्टा बना हुआ है कि सीधा है? ये उल्टा है, पक्का? हाँ? आप आइसक्रीम की दृष्टि से देखेंगे तो ये उल्टा बना हुआ है, वैसे मैथमेटिकल देखेंगे तो क्या है, सीधा है। ये आदमी ये भाई आइसक्रीम की दृष्टि से देख रहे हैं अगर ऐसे रहेगा तब तो सब नीचे गिर जाएगा तो आप ये कॉन्सिक्वेंटली देख, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएंगे। जैसे अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो परसेंटेज घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, परसेंटेज बढ़ेगा। किसका? लर्निंग का। ये भैया यहाँ एक इसके नीचे एक चीज लिखो, एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके नीचे एक लाइन लिखिए, एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। वो जैसे पूछ लिया कोन ऑफ एक्सपीरियंस में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, लर्निंग का परसेंटेज घटेगा या बढ़ेगा। क्लियर? ठीक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा था एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, लीगन्स ने दिया 1967 में। शॉर्ट में शॉर्टर लिखते हैं, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, पांचों स्टेप्स इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट हैं। सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव टीचिंग और इवेल्युएशन, रिकंसिडरेशन, ये पांचों स्टेप्स हैं। सिचुएशन में क्या है, व्हाट इज नाउ मीन्स जब किसान के पास गए तो उसकी स्थिति क्या थी। ऑब्जेक्टिव में ये है कि उसकी स्थिति जो हमें सही करनी है वो क्या करनी है, व्हाट शुड बी। उसके बाद फिर है टीचिंग, जहाँ पे कमी रही होगी सिचुएशन में पता चल जाएगा, आप उसको पढ़ा देंगे। उसके बाद इवेल्युएशन में आप इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने पढ़ाया किसान के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया कि नहीं आया। अगर इम्पैक्ट आया तो कितना प्रतिशत आया, अगर 100 में 100 है तो फिर ठीक, काम समाप्त। अगर कोई गैप है तो आप क्या करेंगे, इवेल्युएशन में पता चल जाएगा, रिकंसिडरेशन में वही दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये हो गया एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। अब अगले टर्म पे जो बच्चा वो लिखा देंगे। ठीक, पढ़ते रहिए।